आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलते होगी और शायद आप एग्ज़ाम चलते होंगे और शायद आपका आने वाले समय में होगा और शिफ्ट में होगा। तो आपको बता दें, आप बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो आपको PYQ प्रश्न के साथ साथ आपको जो एनालिसिस चल रहा है जीके जीएस का, उसे कवर करना ना भूलें। तो हम आपको बता दें, हम जीके जीएस का पर डे एनालिसिस कवर करा रहे हैं। हमने आपको बता दें, हम 6 तारीख का, 5 तारीख का, 5 का, 6 का और 7 और 8 का अवकाश था। हम 9 का नहीं करा पाए। 7 8 तो पेपर नहीं था, 9 का पेपर था, लेकिन 10 को पेपर था। तो हम 10 का पहला शिफ्ट कवर कर चुके हैं और जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो सेकेंड शिफ्ट याद रखें तो 10 जून 2025 का सेकेंड शिफ्ट है। आप देखिएगा क्या ऐसे प्रश्न आए, अगर आप एग्जाम था तो आप बताइए क्या ऐसे प्रश्न आए थे या अलग प्रश्न आए थे या किस प्रकार के प्रश्न आए थे। आपको बता दें, 90% आपको एक्यूरेट सही और सटीक प्रश्न मिलेगा और विश्लेषण आपको व्याख्या सहित मिलेगा, जिससे आप क्या कर पाओ, आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपको बेनिफिट मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप वीडियो को देखोगे, समझोगे और सीखोगे और पेपर में आप बेहतर कवर कर पाओगे। और आपको बता दें, आप GKGS RRB NTPC CBT1 GKGS का एनालिसिस प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, जो वीडियो बन चुके हैं। चलिए, ऐसे भी आपको पर डे प्रयास करेंगे डाटा देने का और आप देखते चलेंगे। पहला प्रश्न आप एक बार लास्ट तक बने रहे। विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म क्या WTO कहते हैं, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ये पूछ रहा, याद रखें। तो 1 जनवरी 1995 हुआ था और 1994 के मराकेश सहमति के अनुसार, मतलब मराकेश सहमति दर्शाई गई कि हाँ, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करना है, का संचालन शुरू किया गया। इस प्रकार 1948 में स्थापित प्रशुल्क और व्यापार पर समान सहमति गेट की जगह ली। कहने का मतलब ये है, पहले इसे हम गेट कहते थे, किसको, विश्व व्यापार संगठन को। तो विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम या पुराना संगठन क्या है, आप याद रखें, गेट, जो 1948 में स्थापित हुआ था और 1995 में इसका नाम चेंज हो गया और 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन कहा जाने लगा, जिसका मुख्यालय याद रखेंगे जेनेवा में है। कहाँ पर है, जेनेवा। प्रश्न बन सकता है, जो कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं और इसको हर भर्ती में पूछेगा और आगामी भर्ती याद रखें। रेलवे का रिवाइज कैलेंडर रिलीज होगा 2000, अभी तो आप पेपर दे रहे हैं, 2024 भर्ती का है, 25 भर्ती का ALP आपको पता है फॉर्म फिल हो चुका और सेकेंड भर्ती टेक्नीशियन का भर्ती जल्द आने वाला, याद रखें, अपकमिंग। सब बस रेलवे के NTPC ग्रुप डी RPF SI कांस्टेबल JEE सभी वैकेंसियां दोबारा फिर आने वाली 2025। और आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में बेहतर करना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिएगा, 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, याद रखेंगे, निहोन हिडोक्यो, याद रखें, है जापान है, जापान के रहने वाले हैं और जापान की राजधानी टोक्यो आप पता होनी चाहिए। और निहोन हिडोक्यो, इन्हें 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आप पता है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1900 में हुआ है और 1901 से दिया जाता है और यह पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, उसके बाद अब 6 क्षेत्र हो गए। उन्हीं में से एक है शांति का, जो 2024 का पुरस्कार आप देख पा रहे होंगे इन्हें मिला। और कारण बता देते हैं आपको, इतना फैक्ट बताएंगे कि आप समझ पाओगे कि हाँ, मस्त बिंदास हम बता रहे हैं, ये समझिएगा आप लोग। उपलब्धि, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास के लिए, मतलब इनका कहना है कि मैं पूरे विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाना चाहता हूं तथा गवाहों के बयानों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का दोबारा कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो उनका बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि परमाणु हथियार एक ऐसा हथियार है जो एक बार नहीं, वार तो एक बार होगा लेकिन विनाशकारी सालों साल तक चलता है, ध्यान रखें, ठीक है। जैसे आप पता है कि जापान में परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी और हिरोशिमा में, जो अभी भी उसके प्रभाव देखने को मिलते, याद रखें, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभाव बढ़ता जा रहा, उसी के खिलाफ वहीं के रहने वाले कौन, निहोन डी होक्यो ने इसका विरोध करते हेतु प्रयास किया है। विश्व मुक्त हथियार कौन सा, परमाणु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और मैं आपको इतना फैक्ट जोड़ के बताऊंगा कि आप बेहतर कर पाओ। चलिएगा, 2024 का प्रश्न पूछा था, हम कहते हैं भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2024 कौन है, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। अगर रसायन की बात करें तो आप देख पा रहे हैं 2024 डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्फर, ठीक है। अगर आपको बात करें फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन में, चिकित्सा संबंधी बात करें तो आप देखेंगे 2024 में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी को दिया गया था, गैरी रुक
रूब कुन को दिया गया था। और साहित्य की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे हांगकांग, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला देख पा रहे हैं आप लोग, छठे नंबर की बात करें आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 प्राप्तकर्ता डेरॉन एस मोगिलू को और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स को दिया गया था। इस प्रकार से हमने 2024 में प्राप्तकर्ता कौन से पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार व्यक्ति हमने बताया है कि नहीं। तो आप लोग अब शांति का एक बार पूछ लिया, दो बार पूछ सकता अन्य भर्ती परीक्षाओं में, और आगामी भर्ती परीक्षा फिर से आने वाली बार बता दे रहा हूँ। रेलवे चाहे वो एसएससी, चाहे बैंक हो, चाहे स्टेट हो, सब भर्ती परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। और आप पता होनी चाहिए कि 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह क्रांति शुरुआत हुई थी। और मेन कारण तो तत्कालीन कारण की बात करते आप क्या बोलेंगे, चर्बयुक्त कारतूस का प्रयोग, और भी सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण हुए याद रखेंगे। और जब मंगल पांडे जो 34वीं रेजिमेंट बटालियन के क्या हुआ बैरकपुर, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक हुआ करते थे ब्रिटिश शासनकाल में, तो उन्होंने इसका विरोध किया, चर्बी वाले कारतूस का, जो सुअर और गाय के मांस से बनाए जाते थे, उसको फिर मुंह लगा के छीलना पड़ता था, उसके बाद प्रयोग करना पड़ता था। और वे पंडित समाज से आते थे, तो उन्होंने विरोध किया, इस कारण से उन्हें फिर सजा दिया गया। और इसके बाद फिर भारत में क्रांति शुरुआत हो गई। और इससे ही याद रखना, भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। और हमें पूछ रहा है लेकिन बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखें बाबू कुंवर सिंह। इस प्रकार से कौन कहाँ से नेतृत्व किया, जैसे बात करें झांसी से, झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, है कि नहीं। लखनऊ से हजरत बेगम। ऐसे आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे पहले भी इस प्रकार का पैटर्न का प्रश्न पूछ चुका है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किस धर्म का पालन करते थे। याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता के हम इसलिए बोल रहे हैं कि आगामी भर्ती परीक्षा में आपको पूछ ले, संबंधित प्रश्न ही तो पूछेगा ना, तो आप क्या कर पाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो कहाँ बता पाओगे। याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं, और ये जैन धर्म को अपनाया था। याद रखें, कौन धर्म को, जैन धर्म। लेकिन इनका पोता कौन, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और याद रखना 261 ईसा पूर्व, आप पता होनी चाहिए, कलिंग का युद्ध हुआ था। जो कलिंग कहाँ पड़ता, उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, कलिंग है। और यहीं पर 261 ईसा पूर्व राजा खारवेल के साथ युद्ध हुआ था, वहाँ पर रक्तपात हुआ था। इसके बाद इनका हृदय बदल गया था, और इन्होंने फिर क्या किया, संघमित्रा और कौन, महेंद्र। तो आप जानते होंगे, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे तो आप पता होगा, दोनों अशोक के पुत्र हैं, मतलब बच्चे हैं। इन दोनों को अशोक ने कहाँ पहुँचाया, श्रीलंका पहुँचाया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, उनके आप मतलब पोता चंद्रगुप्त मौर्य का बौद्ध धर्म कौन, अशोक ने अपनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है, बिंदुसार। कौन है, बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा अशोक है। आज रखना इस पीढ़ी को, प्रश्न बनता है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन, तो क्या बोलेंगे आप लोग, अशोक। अशोक के दादा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तीरंदाजी विश्व कप 2025 में किस जोड़ी ने भारत को मेडल दिया था। और इस प्रकार से हमें जो कुछ अलग प्रकार के, जब जैसे पुरस्कार हो गया, पुरस्कार का प्रश्न पूछा ही देता है, ऐसे बात याद रखें। पुरस्कार का प्रश्न पूछेगा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो, चाहे राष्ट्रीय पुरस्कार हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल क्षेत्र में हो, प्रश्न तो पूछेगा। तो 2025 की बात कर रहा, तीरंदाजी विश्व कप में किस जोड़ी ने भारत को मेडल दिलाया था। तो भारतीय तीरंदाज चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 के सेकंड चरण में 7 पदक जीते। याद रखें, 2 स्वर्ण पदक जीते थे, 1 रजत पदक था, और आपके 4 कांस्य पदक। तो याद रखें, जो सेकेंड चरण या दूसरा संस्करण हुआ था 2025 में विश्व कप तीरंदाजी का, इसमें भारत ने टोटल 7 पदक जीता है, और चीन के संघाई में। प्रश्न बन सकता है, याद रखें। और इसे एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, 2025 में संस्करण दूसरा था, कहाँ, चीन के संघाई में। कितने पदक, 7 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य, ठीक है। इसके साथ पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर भारत था, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए अति आवश्यकता है, महत्वपूर्ण। दक्षिण कोरिया और आपका रहेगा भारत सेकंड। अब हम बात करें मधुरा धमनगांवकर और, हाँ मतलब क्या है, मधुरा और धमनगांवकर 2 महिला हैं। महिला व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में इन्होंने पदक जीता था। और नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, ओजस देवताले, अभिषेक शर्मा और ऋषभ यादव
पुरुष टीम कंपाउंड स्पर्धा में। तो आपको जो भी जोड़ा दिया होगा, हमें जोड़ा पूछ रहा ना, तो आप इस प्रकार से आंसर लगा देते। क्योंकि हमें पुरुष का पूछा तो आप देख पाएंगे पुरुष का हमने बता दिया है, ओजस देवताली, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव। अगला प्रश्न आप एक बार होंगे आपके समक्ष है, और मैं प्रयास करूंगा कि आप भर्ती परीक्षाओं में आपके लिए बहुत शानदार प्रयास कर रहे हैं एनालिस्ट, और 100% तो नहीं 90% बताएं, क्योंकि सेम थोड़ा बहुत प्रश्न बदलाव होगा, लेकिन उसी से संबंधित प्रश्न आया जो हम बताना चाह रहे हैं, और हम अपने स्रोत के माध्यम से जानकारी उठाते हैं और आपको जानकारी प्रयास करते हैं बताने का। आपको हर दिन का लगभग पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट मिल पाएगा। तीसरा शिफ्ट की थोड़ी संभावना कम होती, क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है, और ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं विद्यार्थी, इस चक्कर से हम समय नहीं दे पाते हैं आपको, तो प्रयास कर रहे हैं फिर भी। तो जिला स्तर की परिषद को क्या कहा जाता है? तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत समिति, ग्राम सभा। आप देखिएगा जिला स्तर बोल दिया है जो, तो आप जिला स्तर है ही नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, जिला परिषद कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। यूके के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मतलब यूनाइटेड किंगडम के जो सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 का, पूरे विश्व की बात हो रही है, वो हमारे भारतीय बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आज रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुआ। उसके बाद 1939 में मुंबई महाराष्ट्र में लाया गया। फिर 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। जो भी फैक्ट बताया हूँ, जो आपको अगली भर्ती परीक्षाओं में जरूरी है, याद रखिएगा। आरबीआई को 2025 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया, वो भी यूके के सेंट्रल बैंक द्वारा। तो प्रश्न तो बनता है ना। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र दक्कन का पठार का बाहरी भाग नहीं है? बाहरी भाग नहीं है, तो हमें बोल रहा है दक्कन के पठार का बाहरी भाग नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कौन? हिमालय। हिमालय बाहरी भाग नहीं है दक्कन के पठार का। चलिएगा, इस प्रकार से पठार पर्वत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तरी मैदान, इस प्रकार दक्कन पठार, छोटानागपुर पठार, हिमालय, ऐसे प्रश्न आपको भूगोल का पूछा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौनों की खोज मुख्य रूप से किस स्थल पर की गई? याद रखेंगे, जो मिट्टी के खिलौने हुआ करते थे, याद रखें आप, सिंधु घाटी सभ्यता तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सुनने की बात नहीं, आपने पढ़ा होगा और सीखा होगा, प्रश्नों को समझा होगा कि भर्ती परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न आएगा। रेलवे का जो पैटर्न होता है, याद रखें, सभी भर्ती परीक्षाओं में सेम पैटर्न का प्रश्न पूछता है, और वही अध्याय, वही टॉपिक पूछेगा। बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ना टॉपिकों को। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की बात करूं तो भी इन्हीं प्रकार के प्रश्न पूछा था भाई, मैंने उसकी भी जीके जैसे का एनालिसिस कवर कराया था। तो मैं प्रयास करूंगा, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जो आप हम लगता है हमें कि आपका सहयोग करना चाहिए, हम उसका प्रयास करेंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, और आपका एग्जाम कब है आप हमें कमेंट करें, और आप हमें देख रहे हैं तो अवश्य बताइएगा, हम उस शिफ्ट का वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा की बात कर रहा है, जो हम बता चुके हैं टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी के खिलौने, वो भी क्या, आग से पकी हुई। तो वो कहाँ पर मिले? याद रखें, मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो याद रखेंगे जी आपके कहाँ पर है? वर्तमान पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौनों की खोज मुख्य रूप से बनावली, जो पंजाब पड़ता, याद रखें, और मोहनजोदड़ो स्थलों पर हुई थी। बनावली में हल्के टेराकोटा मॉडल, और मोहनजोदड़ो में पहिएदार राम खिलौना पाया गया था। तो हम बता चुके हैं ऐसे खिलौने जो मिट्टी से बने हों, और मिट्टी जो आग से पके हुए, उन्हें हम टेराकोटा कहते हैं। बनावली और आपके मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। चलिएगा, और हमें विश्वास है कि आप हमें विश्वास कर रहे हैं और पढ़ रहे होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंग्रेजी में बता रहे, हिंदी तो आप देख पा रहे होंगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी मद्रास ने किस उद्देश्य से श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया? दोनों ने मिलकर, मतलब इसरो और जो आईआईटी केंद्र हैं मद्रास। इसरो जिसका मुख्यालय कहाँ पर? आपके बेंगलुरु में। आप पता बेंगलुरु में है कि नहीं बताओ? हाँ, बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, आपको पता चाहिए। तो कर्नाटक में राजधानी बेंगलुरु, यहीं पर इसरो का मुख्यालय, याद रखें। और इसका प्रश्न पहले भी पूछ चुका है कि 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन है, तो आप बता दें वी नारायण। 10वें नंबर के एस सोमनाथ। पहले कौन है आपके? विक्रम साराभाई। सबसे लंबे कार्यकाल प्रोफेसर सतीश धवन। जी हमने बताया, पढ़ाया है आपको, अगर पता होगा तो देखो ना,
संबंधित प्रश्न आए ना, सूचना प्रौद्योगिकी का विज्ञान का प्रश्न आएगा। तो हमें पूछ रहा है दोनों ने मिलकर श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र शुभारंभ क्यों किया है। तो आपको बता दें उनका उद्देश्य क्या देखिएगा, इस अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण जो 11 नंबर के हैं 17 मार्च 2025 को किया था, इस जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यान, समझ रहे हो ना, प्रक्षेपण वाहनों में ऊष्मा स्थानांतरण और शीतलन प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। अंतरिक्ष यान हो चाहे प्रक्षेपण वाले हों वाहन, उनमें ऊष्मा स्थानांतरण और शीतलन प्रणाली को ठीक ठाक करना, जिससे हम एक अलग क्षेत्र में जा सकें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हो, केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। मतलब केंद्रीय बजट में क्या, केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो केंद्रीय बजट में याद रखें जो प्रभावी राजस्व घाटा हुआ था वो अब तो बंद हो गया है, याद रखें प्रभावी राजस्व घाटा 2011 और 12 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, रामसर अवार्ड 2025 किसे मिला गया। आपको पता है रामसर मतलब हिंदी में क्या होता है, आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि के क्षेत्र में जो काम करेगा उसे हम रामसर अवार्ड देंगे, और वह पुरस्कार 2025 में किसे मिला जी पूछ रहा है। और रामसर का तो प्रश्न अवश्य आता है, ठीक है। तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग वेटलेट वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। मतलब जी आप सब महिला है, मतलब जी भाई डॉक्टर जयश्री, हाँ देखिएगा जयश्री, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन जो आर्द्रभूमि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दी है, उन्हें 2025 का रामसर पुरस्कार से नवाजा गया और यह भारत की पहली महिला बन गई है। तो ऐसे पहली पहली वाली तो प्रश्न पूछेगा ना भाई, इन्हें नहीं पूछेगा जी। करंट अफेयर के याद रखें, आप बता दूं मैं आपको, टोटल 40 प्रश्न आने वाले हैं जीके जीएस के, जिसमें से लगभग 9 से 10 प्रश्न तो आप किसके आएंगे, करंट अफेयर के आएंगे, सीए के, सोचिएगा। तो 9 से 10 प्रश्न आपको बनाना है करंट अफेयर के, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो प्रयास कीजिएगा, आप भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं, आगामी शिफ्ट में एग्जाम है तो देख कर ही जाइएगा, हम आपके साथ हैं। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति झींगा या मछली उत्पादन से संबंधित है। वैसे तो गुलाबी क्रांति याद रखेंगे झींगा से रहती है, लेकिन अगर मछली बोल दिया है तो आपकी रहेगी नीली क्रांति, ठीक है। मछली की बात करें तो नीली क्रांति, और गुलाबी क्रांति आपकी रहेगी झींगा एवं प्याज, समझे ना। हाँ, क्योंकि झींगा भी एक मछली है, लेकिन अगर आप गुलाबी क्रांति कहा तो झींगा ही आएगा या प्याज आएगा, लेकिन आप नीली क्रांति बोल दिए तो आपका मत्स्य कन्फर्म है, समझे। हाँ, तो आप क्रांति पढ़, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने में तो हम तैयार हैं, बताने के लिए बस आप पढ़ने के तैयार रहिएगा। और आप हमें देख रहे हो, समझ के देखिएगा, सीख कर देखिएगा कि हम जानकारी सही बता रहे हैं तो ही देखना भाई। हम ये नहीं चाहते कि हम आपका समय और हमारा समय बर्बाद करें। अगर आपका एग्जाम जल्द है तो आप लोग सिर्फ जीके जीएस का एनालिसिस देखें और जो टॉपिक आ रहा है उसको पढ़ सकते हैं, बाकी फालतू समय बर्बाद ना करें। रीजनिंग तो आप बना ही लोगे, मैथ्स और आपको जीके जीएस को कवर करना अच्छे से। मैथ्स के जो टॉपिक नहीं बन पा रहे हैं उन्हें कवर करें, फॉर्मूला को देखें, कॉन्सेप्ट को देखें और तैयार होकर जाओ। पीली क्रांति खाद्यान्न तेल, मतलब जिनसे आप खाने के तेल निकालोगे। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर से, स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी से, श्वेत क्रांति डेयरी मतलब दूध से, हरित क्रांति कृषि से, गोल क्रांति आलू से। इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए क्रांति। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मार्च 2025 तक कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए किसान के लिए जो क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, तो वो पूछ रहा है मार्च 2025 तक। आपको बता दें आर्थिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार मार्च 2024 तक देश में 7,75,00,000 कितने 7,75,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड खाते संचालित हो रहे हैं, और इन पर 9.81 लाख करोड़ रुपए का ऋण अधिशेष है। और फैक्ट की बात करें, मार्च 2024 तक मत्स्य पालनकारियों के लिए 1,24,000 किसान क्रेडिट कार्ड और पशुपालन गतिविधि होती हेतु 40,40,000 किसान क्रेडिट जारी किए जा चुके हैं। तो आज रखेंगे टोटल अभी तक 2024 तक बात हो रही है, 7,75,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी हैं या चल रहे हैं खाते। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुगल का प्रश्न आएगा, गुप्त का प्रश्न आएगा, मराठा का प्रश्न आएगा, मौर्य का प्रश्न आएगा। वास्तुकला के चार बाग शैली के उदाहरण कौन सा है। चार बाग शैली को मुगलों द्वारा भारत में लाया गया था, और मुगल वंश की स्थापना याद रखेंगे 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई
लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किया था। बाबर 1530 में फिर चल बसा, अपने बेटों को संपत्ति सौंपकर चलेगा। तो चार बाग शैली याद रखना, मुगल लोग भारत में लाए थे और मुगल शासक हुए, वो मुस्लिम शासक हुए, याद रखना। भारत में हुमायूं का मकबरा और ताजमहल इस शैली का सबसे प्रतिष्ठित या उदाहरण है। चार बाग जो शैली याद रखना, इस उदाहरण की बात करें तो हुमायूं का मकबरा और आपके जो ताजमहल है इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और रामबाग भारत का सबसे प्राचीन मुगल गार्डन था, जिसे मूल रूप से मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में चार बाग शैली बनाया था। और आप देख पा रहे होंगे 1528 में बनाया था मुगल गार्डन को। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला उद्यान मकबरा है, जो 1993 में हुमायूं के मकबरे को विश्व धरोहर स्थल, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है 1993 में। आना हुमायूं के मकबरे को हुमायूं का मकबरा और ताजमहल ये चार बाग शैली बनाए गए हैं, और हुमायूं का मकबरा और को 1993 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में जनजातीय थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एसटी की बात कर रहा है। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो हमें पूछ रहा है ऐसी हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा जनजातीय किस क्षेत्र में पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति की बात करें, अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो हमें एसटी की बात कर रहा, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है 2011 के अनुसार? तो बता दें 2011 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जिसकी राजधानी पता है भोपाल, और हम भी इसी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। और भारत के हम इस मध्य प्रदेश जिसे हम हृदय प्रदेश कहते हैं, यहीं से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप कहाँ से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, हमें आप जरूर कमेंट करें। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, डीएनए अणु की दो श्रृंखलाएं। क्या? डीएनए मतलब होता है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए मतलब क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी आरएनए सॉरी आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखना ये फुल फॉर्म हुआ। और लेके चलते नेक्स्ट, हमें बोल रहा है डीएनए अणु की दो श्रृंखलाएं एक खालिस्तान बंध द्वारा एक दूसरे से उनके नाइट्रोजनी क्षार या आधार से बनी होती है। आपने देखा इस प्रकार की रहती हैं, क्या रहती हैं आपके डीएनए होंगे ऐसे, बता होते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर जो आपके लगे होते हैं क्या, नाइट्रोजन क्षार, आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं ये पूछ, आपने पढ़ा होगा डीएनए का द्विकुंडलित जो संरचना है किसने प्रतिपादित किया, आप कमेंट करें हमें। वाटसन एवं क्रिक भाई। तो डीएनए का जो द्विकुंडली है कि डीएनए दो कुंडली का होता है, किसने बताया? वाटसन एवं क्रिक ने बताया, याद रखेंगे। और आंसर की बात करें तो जो बंध होता है वो हाइड्रोजन बंध होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बंध, याद रखना भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अब संविधान का प्रश्न आ चुका है। काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद में से अपने अधिकारों को प्राप्त करता है? मतलब आप काम कर सकते हो, काम करने का अधिकार है आपके पास, आप कोई से भी काम कर सकते हो। ये आर्टिकल नंबर आपको 41 कहता है। और याद रखना ये नीति निर्देशक सिद्धांत ये आपके भाग 4 में समाहित हैं, जो आपके आर्टिकल नंबर 36 से इनका मतलब जाते हैं। तो वहीं आता है 41 जो कहता है कि आप काम कहीं भी कर सकते हो आपके इच्छा के अनुसार। आर्टिकल नंबर आपने 41 देखा। अब 40 की बात करें, जिसका प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 मतलब 40 राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वामित्व शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने में सहायक होगा। मतलब सीधी बात, ग्राम पंचायत का गठन होगा और जो भी कारोबार होगा, जो भी प्रशासन होगा, यहाँ पर इस आर्टिकल नंबर में इंगित है, याद रखना है। राज्य के नीति सिद्धांत 41 कहता है काम का अधिकार है, 40 कहता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, ग्राम पंचायत गठन होगा इसमें और आप उसका अपना अपना कार्य होगा। अगर हम 41 की बात करें तो काम का अधिकार, 40 की बात करें तो ग्राम सभा गठन, अगर 42 की बात करें तो राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और प्रसूति राहत के लिए प्रावधान करेगा। मतलब आप समझ रहे होंगे, मानवीय सहायता
सीधी बात। अगर जैसे कोई महिला प्रसूति में है तो उसे राहत प्रावधान करेगा। नेक्स्ट 43 कहता है राज्य के सभी श्रमिकों के लिए एक जीवित मजदूरी और एक सब जीवन स्तर को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। और आप देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 243W किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 243W के अनुसार सभी नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और जिम्मेदारी प्रदान की गई जाएगी जो उन्हें स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने में सहायक होगी। मतलब हमें सीधी बात करें, नगर पालिका होती हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होती हैं। तो नगर पालिका बीच के होते हैं, नगर निगम आप देखा हो बड़े बड़े होते हैं, है कि नहीं। हमारे भारत मध्य प्रदेश में, हाँ भारत की बात करें, भारत में तो हर राज्य में अपना अपना नगर निगम होगा, है कि नहीं। हर राज्यों में नगर निगम होते हैं, नगर पालिका हो, नगर परिषद होते हैं, है कि नहीं। जिला पंचायत होता है, जनपद पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है, जो त्रिस्तरीय पंचायत कहलाते हैं। तो नगर पालिका की बात करें तो उन्हें शक्तियाँ दिया जाएगा कि वो अपने इस निकाय को क्या करेंगी, स्वतः ऐसी संस्था बनाएंगी जिससे वो खुद आवक राजस्व प्राप्त करें, नियम कानून बनाएं और संचालन करें, और नगर की क्या करें, सुविधाओं को सही तरीके से संचालित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है। मतलब रेगिस्तान में पाया जाता है, ऑप्शन देता तो हम छांटते और हम आप बता दें खिजड़ी। आंसर क्या लगाए हैं विद्यार्थी ने, खिजड़ी वहाँ दिया होगा इसलिए उन्होंने बताया है खिजड़ी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। संसद ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिएगा, संसद ने रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि संसद ने कहा है कि हम रेलवे के लिए एक विधेयक पारित कर रहे हैं जो 2024 में लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य क्या था कि रेलवे बोर्ड, मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं आरआरबी, है कि नहीं, आरआरबी रिक्वायरमेंट, हाँ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उसको कहा गया है कि आप कामकाज आप आसानी से या अपनी स्वतंत्रता के अनुसार सही तरीके से कर सकते हैं। इसमें इस प्रकार को बात को रखा गया है इस विधेयक में 2024, ठीक है। रही बात यहाँ पर रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को उद्देश्य रेलवे अधिनियम 1889 में संशोधन करना है, रेलवे बोर्ड की शक्तियों और स्वतंत्रता को बढ़ाना है। यह विधेयक औपनिवेशिक काल, मतलब अंग्रेज जब शासन किया करते थे उस समय की बात कर 1905 के अधिनियम को निरस्त करता है। 2024 का अधिनियम रेलवे का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं साइंस का, किसी कार्बनिक यौगिक का मूलानुपात तो सूत्र आप देख पा रहे होंगे CH2 है। इसका आणविक द्रव्यमान 56 है। यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा। तो हम यहाँ पर आपको प्रश्न दे इस प्रकार का आपको साइंस का प्रश्न पूछा रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को समझे होंगे। और हमने 100% सही सटीक और विश्लेषण के साथ व्याख्या करके बताया है जिससे आगामी भर्ती और आगामी शिफ्टों में आप काम देगा। आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में, कहाँ पर, कमेंट कीजिएगा। और तिल हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें आप देख कर भग जाते हो, कोई बात नहीं। जो विद्यार्थी देखेगा समझेगा वो फायदा में जाएगा। और हम ये नहीं चाहते हमारा समय और आपका समय बर्बाद करना। क्या हम चाहेंगे आपका समय बर्बाद करना। हम भी भाई फालतू काम नहीं करते हैं, सही सटीक जानकारी देंगे और आपकी तैयारी करवाएंगे। जो विद्यार्थी हमसे जुड़ रहा है यकीन के साथ देखिएगा, हम आपके साथ हैं। और आपको बता दो मैथ्स का वीडियो चाहे रीजनिंग का वीडियो चाहे जीके जैस का हो, आगामी भर्ती परीक्षा जैसे ग्रुप डी आने वाला और अंडर ग्रेजुएट एग्जाम NTPC का होगा, उसकी तैयारी तो आपको बता दें हम NTPC देखो रेलवे भर्ती परीक्षा NTPC ग्रुप डी RPF SI कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैस का बिल्कुल हम अप टू डेट प्रश्नों के साथ पढ़ाया और हमने दिखाया है। आप जाके देखेंगे पढ़ेंगे तो आपका फायदा होगा। 100+ वीडियो हमने बना के रखा है, समझे। चलिए, और जीके जैस का एनालिसिस कवर हो रहा, हमने RPF कांस्टेबल का भी जीके जैस एनालिसिस कवर कराया था, अभी हम आपको NTPC का भी कवर करा रहे हैं। इसी प्रकार से हमसे जितना बन पाता हम आपको प्रयास करेंगे आगामी भर्ती परीक्षाओं का एनालिसिस कवर कराएं। तो आप देख रहे हो ना, हाँ तो कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो लग रहा है। और एग्ज़ाम था तो आप बता दें, जिससे आगामी भर्ती परीक्षा में जिनके विद्यार्थी एग्जाम है वो देख रहा हो तो उससे संतुष्टि मिल जाए। थैंक फॉर वॉचिंग, सपोर्ट कीजिए मेरे विद्यार्थियों। और आपको बताते खुशी हो रही है मुझसे हर दिन 5 से 10 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन विद्यार्थियों का मैं सहयोग कर पाऊंगा और करता रहूँगा। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग।